दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिजिटल का सबक बना आश्रम का तीसरा सीजन। प्रकाश झा के प्रशंसकों का इम्तिहान जारी। हम बात कर रहे हैं जब खेलों पर आधारित सिनेमा की देश में चर्चा ही बिरले होती थी तो उन्होंने हिप हिप हुर्रे जैसी फिल्म बनाकर देश दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। फिर दामुल, परिणति और मृत्युदंड और गंगाजल जैसी फिल्में बनाकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सूची में अपना नाम बार बार दर्ज कराया और फिर उन्हें सितारों का चस्का लग गया। थोड़ा वक्त और गुजरा तो एक्टिंग भी उन्हें रास आने लगी और फिल्म फ्रेंड से यहाँ तक आते आते और बतौर निर्माता वो अपनी साख अपने हाथों से हवा में उड़ा चुके थे और बतौर निर्देशक उनका सितारा फिल्म राजनीति से डगमगाना शुरू हुआ था। वहीं अगर बात करें तो हिंदी सिनेमा के सितारों के आभामंडल में किसी कछावर निर्देशक के अपनी चमक को खो देने की प्रकाश झा नजीर बन चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो अपने प्रशंसकों के अभी और कई इम्तिहान प्रकाश झा लेने वाले हैं और एमएक्स प्लेयर की अपनी सीरीज आश्रम का नाम तीसरे सीजन में बदलकर उन्होंने एक बदनाम आश्रम कर दिया है। इसके 10 एपिसोड देखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है और ये देखने के बाद समझ ही नहीं आता कि ये वही प्रकाश झा है जिन्होंने कभी सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। गलतियां सबसे होती हैं, सिनेमा की गलतियां करके ही समझ आता है। प्रकाश झा की वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम उनकी सत्याग्रह और जय गंगाजल के बाद तीसरी बड़ी गलती थी। वहीं अगर बात करें तो दुनिया की निगाहों में संत बनकर घूमने वाले बाबाओं या फिर धर्मगुरुओं के अपराधों की कहानी पर देश दुनिया में तमाम धमाकेदार कहानियां पर्दे के लिए लिखी जा चुकी हैं। लोगों ने इन्हें पसंद भी किया, लेकिन वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम अपनी लिखावट से ही सबसे ज्यादा मार खाती है। देश की अलग अलग जेलों में बंद कथित धर्मगुरुओं के आचरण, व्यवहार और वेशभूषा से प्रेरित जो किरदार बाबा निराला उन्होंने इस सीरीज के पहले सीजन में गढ़ा था वह निर्देशकीय ईमानदारी न रखे जाने के चलते हमेशा नकली सा ही लगा। वहीं अगर बात करें तो दूसरे सीजन के आखिरी में उसके चंगुल से पम्मी भागती है और तीसरे सीजन की आधी कहानी इन दोनों के बीच चलती चूहा बिल्ली की दौड़ में भी फंसी रहती है। वहीं अगर बात करें तो बाबा को लगता है कि उसे अपने ब्रांड फिर से चमकाने की जरूरत है, तो इसके लिए पेशेवर लोग लाए जाते हैं और कहानी उस मोड़ पर आकर ठहरती है जहां लगता है कि प्रकाश झा अभी इसका कम से कम एक सीजन तो और बनाने वाले हैं और क्या पता कि उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीजन एक साथ ही शूट कर डाले हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम को 10 एपिसोड तक देखने की ललक कहे या फिर की मजबूरी सिर्फ इसके 2 प्रमुख कलाकारों बॉबी देओल और चंदन रॉय न्यासा सान्याल की वजह से बनी रहती है। एक कमजोर कहानी पर लिखी लचर पटकथा में दोनों अपनी तरफ से पूरी जान डालने की कोशिश करते दिखते हैं और बॉबी देओल का ये रूप पहले सीजन से चौंकाता रहा है। एक भ्रष्ट, धूर्त, सत्तालोलुप और कामातुर बाबा के किरदार ने ही बॉबी देओल की अभिनय क्षमता से दुनिया को परिचित कराया है। लोगों ने इसे समझा भी, लेकिन उनके इस रंग रूप के मुरीद कहानियां उन तक अभी और पहुंचानी जरूरी है। क्लास ऑफ 83 में जो कुछ उन्होंने कमाया था वो सब अब लव हॉस्टल में गंवा चुके हैं। आपको बता दें बाबा निराला के बराबर दमखम वाला किरदार भोपा स्वामी भी इस कहानी में शुरू से रहा है। ये किरदार निभा रहे चंदन रॉय सान्याल तीसरे सीजन में अपनी ऊर्जा और अपने अभिनय की खनक के चलते तमाम दृश्यों में बॉबी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। वहीं अगर आपको बता दें तो प्रकाश झा ने वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम के तीसरे सीजन तक आते आते अपनी वो नजर भी खो दी है जिसके लिए वो सिनेमा में सम्मान पाते रहे। ये नजर है कहानी के महिला किरदारों को उनकी अपनी पहचान के साथ पेश करना। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पूरी सीरीज का हर महिला किरदार पुरुषों की निगाहों से होने वाले एक्सरे से गुजरता रहा है। ईसा गुप्ता तक को उन्होंने पेश किया तो एक ऐसे नजरिए से जो उनके किरदार की गरिमा को गिरा देता है। अदिति पोहनकर की अभिनय कथा अब खोखली हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो उनके पास हर दृश्य के लिए तयशुदा भाव है और चित्रा चौधरी का काम उनसे बेहतर बन पड़ा है और अपनी संपत्ति की भूमिका में अनुसरिता झा ने भी अपना असर छोड़ा है।